Good morning everyone. Welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. तो ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. जैसे कि हम बात करेंगे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की कास्ट बेस्ड सेंसस देखेंगे कि इसको करने वाला कौन सा स्टेट तीसरा बन गया है इंडिया में. कालेश्वर टेम्पल की लोकेशन चेकआउट करेंगे. एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फिर उसके बाद थर्ड मिसाइल डिफेंस और फिर बात करेंगे लास्ट में कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इस साल किसको दिया गया. ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इसके अलावा पीस प्राइज किसको दिया गया है. और आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में ये प्राइज किसको ऑनर किया गया. तो चलिए फिर बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं. The first question is, what is the name of the campaign announced to commemorate the 75th anniversary of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं बहुत ही क्लोज रखे गए हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको याद रखना है. इट इज बी ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अनाउंस किया है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन को फॉर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 ऑफ नवंबर को होने वाली है. ठीक है, तो ये कैंपेन जो है ये हर विलेज में कंडक्ट किया जाएगा इन अक्रॉस द कंट्री. पर्पस है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करना. और इस इनिशिएटिव का पर्पस है टू हाईलाइट कि किस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की. और इस कैंपेन को याद रखिएगा मैनेज कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, तो दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ओके, तो याद रखिएगा कि इस साल 75th एनिवर्सरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किए हुए, उसकी फॉर्मेशन की, और इसके लिए एक पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो किसने ऑथर किया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को. सो दिस इज वेरी फेमस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी. ओके, इनको जो है चीफ आर्किटेक्ट भी माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. याद रखिएगा ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे जहां पे इन्होंने इसके फॉर्मुलेशंस को गाइड किया था. ठीक है, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था. बाद में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को. ओके, फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया था. सो दैट इज जनवरी 26, 1950. टोटल कितने सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो 11 सेशंस इन टोटल हुए थे. और ये कब से कब तक चले थे, तो दिसंबर 1946 से लेके जनवरी 1950 तक. पहला सेशन इसका हुआ था दिसंबर 9, 1946 को. फाइन, यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. याद रखिएगा ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑल्दो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको याद रखने हैं. फर्दर कभी हम अगर पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और हम चीजें डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी है. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो पहले न्यूज में आ चुके हैं. इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रिवर क्वालिटी. इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत आपको ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये बात की गई थी. तो दैट इज आर्टिकल नंबर 124. ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड रिलेटेड है गोल्ड स्मगलिंग के साथ. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस विच वॉज सीन इन द न्यूज वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री. ये ऑफिस वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेन. इस कैंपेन को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने. विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एक्सेस. द करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति एंड ई समन एप्लीकेशन फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़. तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
वेयर वॉज द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई? इसके लिए वेन्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो वेन्यू इसके लिए था जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में होते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। असल में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था अटेंड करने इस 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को इन जेनेवा। इस असेंबली में फोकस किया गया कि किस तरह से आप साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को हार्नेस कर सकते हैं फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये डेलीगेशन जो था इसने पार्टिसिपेट किया इन द मीटिंग्स ऑफ द आईपीयूज गवर्निंग काउंसिल, जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। यहाँ पे इन्होंने काउंटर पार्ट्स से भी मुलाकात की फ्रॉम अदर पार्लियामेंट्स ड्यूरिंग द असेंबली। ये जो डेलीगेशन था इन्होंने इंटरेक्ट किया विद द इंडियन डायस्पोरा इन जेनेवा, और इस आईपीयू में इंक्लूडेड थे 118 मेंबर पार्लियामेंट्स एंड 15 एसोसिएट मेंबर्स फ्रॉम बोथ लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। ओके, तो वेन्यू क्या रहा? 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के लिए, सो दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आईपीयू की यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईपीयू को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1889 में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? सो दैट इज द जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। और प्राइमरी गोल क्या था इसकी फाउंडिंग का? तो प्राइमरी गोल था टू प्रमोट पीस थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के वेन्यूज जो पिछले दिनों चर्चे में थे। विच कंट्री होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट? इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है इंडिया ने। रिसेंटली 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये ऑर्गेनाइज किया गया नीदरलैंड्स में। रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन फ्यूचर फोरम हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ? हनोई इन वियतनाम। रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड? आंसर है न्यू दिल्ली। रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड? तो ये हुआ था कैनबेरा में। वेयर वॉज द 66th एडिशन ऑफ और यू कैन से मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ जॉइंट कमिटी मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ AITIGA मीन्स एशियन इंडिया ट्रेडिंग गुड्स एग्रीमेंट हेल्ड? तो ये मीटिंग हुई थी मलेशिया कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट हैज बिकम द 3rd स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस? कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड कास्ट सर्वे, जिससे कि फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जा सके अमंग ऑल द कम्युनिटीज। ठीक है, याद रखिएगा इसी के साथ तेलंगाना 3rd स्टेट हो चुका है जो कि ऐसा कास्ट बेस्ड हेड काउंट कर रहा है। और पहले 2 स्टेट कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो पहले 2 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इस सर्वे का पर्पज है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को प्लान और इम्प्लीमेंट करना फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट ऑफ ओबीसीज, एससीज, एसटीज एंड द अदर वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस कर सकें, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं ऐसी कम्युनिटीज के लिए इन द स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना तीसरा स्टेट बन चुका है टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। ओके, पहले 2 स्टेट्स कौन से थे? तो पहला था आंध्र प्रदेश और दूसरा था बिहार। ओके, अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड MCQs। इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड विच ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू इन्हांस इट्स डोमेस्टिक एनर्जी एफिशिएंसी? इंडिया ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को, ताकि हम डोमेस्टिक एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हांस या इंक्रीज कर सकें। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न, जिसका नाम है कृत्रिम। इसको लॉन्च किया है ओला कंपनी ने। Adani Ports and Special Economic Zone recently proposed to develop a deep sea port in Bataan. Where is Bataan located? यहाँ पे एक डीप सी पोर्ट क्रिएट किया जा रहा है बाय अदानी पोर्ट्स, और ये बतान कहाँ पे लोकेटेड है? फिलीपींस कंट्री में। What is the total financial outlay recently approved by the Union Cabinet for Mission मौसम? मिशन मौसम के लिए कितना बजट तैयार किया गया है? So that is 2000 crore rupees. Recently, the International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank for providing micro loans to women in the rural areas? तो ये है HDFC Bank. Recently, which organization sets the maximum residue limits for pesticides in the food products in India? Answer है यहाँ पे Food Safety and Standards Authority of India. Which organization has recently released the 2023 to 24 list of domestic systemically important insurers? इसको रिलीज किया था IRDAI ने, फुल फॉर्म इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, ये किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि यहाँ पे एक 13th सेंचुरी का स्टोन इंस्क्रिप्शन यहाँ डिस्कवर हुआ है ड्यूरिंग द रेनोवेशन ऑफ कलेश्वर टेम्पल, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। कलेश्वर टेम्पल लोकेटेड है इनके बगाली डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के अंदर, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, याद रखिएगा ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स है इन दिस एरिया, जिसको कि बनवाया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इन द मिड 10th सेंचुरी और वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर ने अराउंड 987 AD में। इस टेम्पल में एक सिंगल श्राइन है विद एन एडजॉइनिंग हॉल, और इसमें एक सैंक्टम है, एंटीचैम्बर है, साथ ही एक गैदरिंग हॉल भी मौजूद है। इसका जो शिखर है ये शोकेस करता है अर्ली चोलन आर्किटेक्चर को, और इसमें बहुत बड़ा शिवलिंग मौजूद है जो कि माना गया है कि वो 1000 years ओल्ड है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इस टेम्पल को एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो कलेश्वर टेम्पल न्यूज में आया क्योंकि यहाँ पे हमें एक 13th सेंचुरी का स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है। तो आपके लिए बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कलेश्वर टेम्पल की लोकेशन क्या है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जगहों की लोकेशंस। जो भी चीजें न्यूज में आ जाती हैं उनकी लोकेशंस आपके लिए याद रखना जरूरी है। डेलोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच सी? डेलोस आइलैंड कहाँ पे है? एगन सी पे। पन्हाला फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पन्हाला फोर्ट है महाराष्ट्र में। सेंट मार्टिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड है बांग्लादेश में। नोगर्नो कराबाख रीजन इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस रीजन? आंसर है साउथ कॉकसस रेंज। Then next है पालीकरनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मार्शलैंड मिलेगा आपको तमिलनाडु में। गैलापागोस आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन पे। ग्रेट सैंडी डेजर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज टू द साइटिंग ऑफ रेयर बर्ड नाइट पैरट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which two players created history by winning India's first medal at the Asian Table Tennis Championships? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी। इंडिया के टॉप वुमेन्स डबल्स पेयर हैं ये, और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग अ ब्रोंज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो ये चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट है ये मार्क करता है इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन्स डबल्स एट दिस चैंपियनशिप। इसी के साथ ये फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन्स डबल्स पेयर बन गए हैं जिन्होंने एक मेडल जीता है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। ओके, लास्ट मेडल वुमेन्स डबल्स में जीता था 1952 में गुल नसिकवाला ने, जिन्होंने गोल्ड जीता था विथ जापान की प्लेयर योशिको तनाका। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है। कहाँ पे? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में। और इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो दैट इज अस्ताना इन द कंट्री कजाकिस्तान। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Who won the men's singles title at the Heilbronn Neckar Cup 2024 Challenger Tennis Tournament in Germany? मेन सिंगल्स टाइटल इसमें जीता है सुमित नागल ने, और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? जर्मनी में। ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड इंडियन मैन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स इन 2024? सेकेंड इंडियन मैन है टू विन अ गोल्ड मेडल एट दिस चैंपियनशिप, मान सिंह। Recently, where was the 43rd edition of World Medical and Health Games held? ये इवेंट हुआ था फ्रांस में। Recently, which country hosted the 9th edition of Women's Cricket Asia Cup? ये कप जीता श्रीलंका ने। Which one of the following is the mascot for the Khelo India Winter Games 2024? इसके लिए mascot है Snow Leopard. Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympics 2024? ये थी मीराबाई चानू। Who won the 87 kgs Greco-Roman title at the National Wrestling Championships 2024? इसमें इस टाइटल के विनर थे मिस्टर सुनील कुमार। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। According to Envy Stats India report, which tiger reserve has been ranked first for its leopard population? Envy Stats India 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस भाग अभ्यारण्य को तेंदुओं की आबादी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? The answer here is B option, Nagarjuna Sagar Three Silent Tiger Reserve.
तो हाल ही में एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है अमंग द इंडियाज 55 टाइगर रिजर्व्स इनकी लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि यहाँ पे लगभग 360 लेपर्ड्स मौजूद हैं, और इस रिपोर्ट में स्टेट किया गया है कि 270 लेपर्ड्स रहते हैं इस रिजर्व में, जबकि जो रेस्ट 90 लेपर्ड्स हैं वो एरिया में मूव इन और मूव आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो ओवरऑल लेपर्ड पॉपुलेशन है वो फिलहाल कितनी है, तो 13,784 विद 569 लेपर्ड्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत सारे किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लेपर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जैसे कि इनको फूड एंड वाटर रिसोर्सेज इंश्योर कराए जाते हैं और फायर प्रिवेंशन मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा टाइगर रिजर्व फर्स्ट पोजीशन पे है एज पर देयर लेपर्ड पॉपुलेशन, दिस इज नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है तो आप क्या बताएंगे, इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग, व्हाट आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस नियर द नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। तो मेन अट्रैक्शंस यहाँ पे हैं, श्रीसाइलम टेम्पल आपको मिल जाएगा, अक्का महादेवी केव्स हैं, फिर नागार्जुना सागर डैम भी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि श्रीसाइलम टेम्पल कहाँ है या नागार्जुना सागर। फिर सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। एम क्या था इस टाइगर रिजर्व का, बेसिक एम था टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व टाइगर पॉपुलेशंस एंड बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के रिगार्डिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी। इस रिपोर्ट को जारी किया था IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था अर्थ एक्शन ने। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050। 2050 में प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट है इंडिया के लिए 1.29। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को जारी किया था ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, HRI। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट दी थी WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई जागृति पोर्टल रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। इस पोर्टल का प्राइमरी पर्पज है टू फैसिलिटेट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। Which organization recently released All India Rural Financial Inclusion Survey for 2021 to 2022? ये जो सर्वे है ये दिया था NABARD ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज विच कंट्री डेवलप द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। किस देश ने थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन US। थर्ड का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ओके, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया है US ने, और इसको डिजाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसका यूज करके आप शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। US ने डिप्लॉय किया था थर्ड को टू इजराइल एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू इजराइल्स डिफेंस अमिड राइजिंग टेंशंस विद ईरान। और ये जो डिप्लॉयमेंट है इससे इजराइल की एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी हद तक इन्हांस हो जाएंगी, जिससे कि इन्हें डेटरेंट प्रोवाइड होगा अगेंस्ट द मिसाइल थ्रेट। ओके, तो ये सिस्टम एम्प्लॉय करता है हिट टू किल टेक्नोलॉजी को, और ये ब्रॉडर एरिया को कवर करता है दैन द ओल्डर सिस्टम। इससे रिफ्लेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडजस्टमेंट इन द रीजन। ठीक है, तो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है US ने। थर्ड का फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ओके, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इन द US, सो दैट इज द लॉकहीड मार्टिन कंपनी। फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। What is the name of the joint military exercise between India and the US recently held in the Rajasthan? इंडिया और US के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, इस साल ये हुई है राजस्थान इंडिया में। एक्सरसाइज हॉपेक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, ये है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। Recently, India's first indigenously made 1500 horsepower engine for main battle tanks was test fired at which place? ये टेस्ट फायर हुआ है मैसूर से।
According to the Global Firepower 2024 annual report, what is the rank of India among the world's most powerful militaries? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक 4th है among the world's most powerful militaries. Recently, Indian Coast Guard Aquatic Center has been inaugurated at which place? ये inaugurate हुआ है रामेश्वरम तमिलनाडु में. What is C-130J Super Hercules recently seen in the news? ये क्या चीज़ें हैं? ये एक टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है. What is the name of the Indian origin armored vehicle being assembled in Morocco? इसका नाम है Wheeled Armored Platform. ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. Which day is observed as the World Food Day? किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 16th of October. ठीक है, तो वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं और इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने. ये हाईलाइट करता है कमिटमेंट को टू एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ग्लोबल लेवल पे. सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन हो चुके हैं थ्रू बेटर सीड्स, इरिगेशन एंड एफिशिएंट फार्म मशीनरी. और फार्मर्स के लिए भी जो इंसेंटिव्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गए हैं और जैसे कि इनपुट सब्सिडीज हो गए, बेटर प्राइसेस हो गए और इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. तो 2.33 बिलियन पीपल अब भी फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए. इस साल के लिए हमने थीम रखी राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर. ये पूरी थीम थी. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास किया गया था 2013 में और इसका पर्पज था सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स प्रोवाइड करना टू द 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ओके, तो दो बातें याद रखिएगा. वर्ल्ड फूड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 16 अक्टूबर को. इस साल के लिए हमने थीम रखी है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इनॉग्रेटेड? हाल ही में ये इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन विच ईयर? तो 2008 में इसको पहली बार मनाना शुरू किया गया था. और कब होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 24 जनवरी को. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल FGM 2024? इसके लिए थीम हमने रखी हर वाइस हर फ्यूचर. शौर्य संप्रवाह 1.0 इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स? ये रिलेटेड है इंडियन आर्मी के साथ. विच डे सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर? हर साल हम 10th of March को ऑब्जर्व करते हैं CISF रेजिंग डे. व्हाट इज द थीम फॉर द ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024? इसके लिए थीम रखी गई बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस. विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? वर्ल्ड थिएटर डे होता है 27th of March को. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज हु हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024? अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन डैरन एकोमोग्लू, सीमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन. इनके नाम जरूर याद रखिएगा. 2024 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस अवार्ड किया गया है इन 3 पर्सनालिटीज को इनके रिसर्च के लिए ऑन हाउ इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि सोसाइटीज जहाँ पे पुअर रूल ऑफ लॉ है और कंसंट्रेटेड पावर है वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं देख सकते, वहाँ पे यूजुअली ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है, तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो लिंक करती हैं हिस्टोरिकल चॉइसेस को मेड बाय द कोलोनाइजर्स रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस किसके साथ प्रेजेंट है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के साथ, जहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करा है कि क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव सिस्टम की फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी. ओके, तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को 3 लोगों ने शेयर किया इस साल. कौन कौन है ये? डैरन एकोमोग्लू, सीमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन. ठीक है, आपको बताना है कॉमेंट में कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 किसको प्रेजेंट किया गया और वो कौन सी कंट्री से हैं. ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री वन द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? इस प्राइज को जीता है इंडिया ने. रिसेंटली हु वन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड जीत लिया है मोहम्मद सालिम ने. Recently, who was awarded the 15th CIDC Vishwakarma Award 2024 for Corporate Social Responsibility Contribution? ये दिया गया है SJVN Limited को. पंकज उधास who passed away recently was associated with which field? इनका हाल ही में निधन हो गया, ये सिंगर थे. हेग गिंगॉब who passed away recently was the president of which country? इनका में निधन हो गया और ये प्रेसिडेंट थे नामीबिया कंट्री के लिए.
रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन द यूके? यह क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है, आंसर है वॉगन गेटिंग। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा हु रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये इस साल की मिस वर्ल्ड विनर हैं और ये जेक रिपब्लिक को बिलोंग करती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अन्न भाग्य स्कीम? किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना शुरू करी है? द करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कर्नाटका। अन्न भाग्य स्कीम बेसिकली एक तरह की कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसको कि कर्नाटका में लॉन्च किया गया। पर्पस यहाँ पे क्या था? पर्पस था कि फूड सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया जाए टू द बेनिफिशरीज, जिससे कि वो फूड ग्रेन्स को परचेज कर सकें, ठीक है। तो ये जो इनोवेटिव अप्रोच है, इससे ऐसा दिखाई दिया कि हाउस होल्ड वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो रहा है और सेविंग्स फैसिलिटेट हो रही है अमंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ रिस्पॉन्स टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ट्रेडिशनल फूड राशनिंग मेथड्स, ठीक है। तो रिसेंट स्टडीज ने इंडिकेट किया है कि ये जो स्कीम है अन्न भाग्य स्कीम, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कंजम्पशन पैटर्न पे और फाइनेंशियल बिहेवियर भी इससे बेटर हुआ अमंग इट्स बेनिफिशरीज। फाइन, तो अन्न भाग्य स्कीम किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? आंसर है कर्नाटका स्टेट ने, ओके। लास्ट स्लाइड में आइए हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम सूरज पोर्टल इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम सूरज पोर्टल को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री जीवन योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये योजना वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Revamped Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme is introduced by which ministry? इसको इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। लाडली बहना स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। हाउ मच बजटरी सपोर्ट हैज द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? इस फंड के लिए बजटरी सपोर्ट तैयार किया गया है 939 करोड़ रुपीज का। मधु बाबू पेंशन योजना इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये योजना लॉन्च की थी उड़ीसा की सरकार ने। What is the primary aim of the प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को और बेहतर बनाना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी और आज का जो होमवर्क है वो आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे 7 क्वेश्चन हैं और इनको ध्यान से पढ़िए, इनका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।